आज जेहेतु विश्व परिवेश दिवस रही बर्तमान प्रधानमंत्री मोदी उद्बोधन देते केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित अन्य अधिकारी उपस्थित अच्छे नजर पकाइबा। हम थोड़ा क्षण भर पलट के देखते हैं, पिछले 7 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। पॉलिसी के स्तर पे, इंसेंटिव देने के स्तर पे, इसको प्राथमिकता बनाने के स्तर पे, आईएसए जैसे संगठन को खड़ा करके विश्व नेतृत्व लेने की ग्लोबल लीडरशिप के स्तर पे, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बायोफ्यूल्स हो, बायोगैस हो, एथेनॉल हो या जैव खेती हो, ये सारा विषय में करते करते आज हम भारत में ऊर्जा खेती इस प्रकार की एक इनिशिएटिव लिए हैं। शायद विश्व में इस प्रकार की मॉडल आने वाले दिनों में विश्व को प्रेरित करेगा। इसको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जन आंदोलन की रूप दिया गया है। मित्रों, मैं एनर्जी विभाग के काम देखता हूं, ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी के काम देखता हूं। प्रधानमंत्री जी की दिग्दर्शन से आने वाले दिनों में भारत की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा किया जाएगा, ऊर्जा आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ऐसे तो भारत आने वाले 2-3 दशक में विश्व की 1 नंबर ऊर्जा खपतकारी देश होगा। भारत एक आकांक्षी देश है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है, उसमें हमारी आवश्यकता ऊर्जा बढ़ेगी। उसमें प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमने ऊर्जा आवश्यकता को बायोडाइवर्सिटी से कैसे निकालना, जिसमें हमारी देश की अर्थनीति पे, पर्यावरण नीति पे, रोजगार पे, किसानों की आमदनी को दुगनी करने में, हमारी खेती को सुरक्षित करने में कैसे एक इनोवेटिव तरीके से जो आज यूएन ने घोषणा किया है, रीइमेजिन करिए, रिक्रिएट करिए। ये सारा विषय पिछले 7 साल में हम एक एक कदम करके हम आगे लेके जा रहे हैं। हमारी विभाग की ओर से एलपीजी की इनिशिएटिव हो, सीबीजी हो, एथेनॉल हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनिशिएटिव हो या गैस बेस्ड इकोनॉमी के बारे में हम उल्लेख करें, ऐसे अनेक विषय। इसीलिए आज विश्व की नेतृत्व, अभी विश्व के एक बड़े एनवायरमेंट एक्सपर्ट अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति भारत के दौरे में आए थे। जब उनसे चर्चा हुआ, वो हमको कुछ विषय में हमसे समझ रहे थे। जब हमने हमारे देश की सारा विवरण किया, उन्होंने अंत में भावुक होकर एक शब्द कहा कि आपकी देश की प्रधानमंत्री श्री मोदी जी न केवल एक प्रशासक है, आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअली वो पर्यावरण के प्रति कमिटेड है। शायद यही हमारी भारत की जीवन शैली है, जिसको एक प्रशासक के नाते प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को एक जन आंदोलन में शामिल किया है। मित्रों, मैं आज के दिवस पे फिर जब हम पेरिस से ग्लासगो की ओर जा रहे हैं, पर्यावरण के बारे में विश्व में चर्चा हो रही है। इस समय में आज हम पर्यावरण दिवस पे सब इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं। देश के सामने प्रधानमंत्री जी एक नई कल्पना देंगे, हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। नमस्कार। हमारे बीच माननीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा माननीय पर्यावरण मंत्री जी से कि वे हमें संबोधित करें। आज विश्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, नितिन गडकरी जी, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोग, सबको नमस्कार। आज विश्व भर में पर्यावरण दिन मनाते हैं, लेकिन भारत में पर्यावरण दिन एक ही दिन नहीं होता। पूरे 365 दिन हमारे लिए पर्यावरण दिन ही होते हैं, क्योंकि हमारे संस्कृति में पहले से कहा है कि प्रकृति और मनुष्य को साथ साथ चलना है, यह सहजीवन है। और इसीलिए शायद एक ही देश है भारत, जहां पेड़ों की, पशुओं की, पक्षियों की पूजा होती है। ऐसा करने वाला मैंने तो दूसरा देश नहीं देखा है। प्रधानमंत्री पहले से क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत एक्टिव है और बहुत विश्वास से काम करते हैं। आज भी रिको रिस्टोरेशन की थीम है। पिछले साल यूएनसीसीडी का जब दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने
2,60,00,000 हेक्टेयर आने वाले 10 साल में डिग्रेडेड का जमीन वो हम फिर से उपजाऊ करेंगे, ये प्रण किया है। ये महत्वपूर्ण है। फिर गुजरात में उन्होंने पहली दफा क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट निकाला, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री यहां भी की, और एक किताब अल गोर का बहुत दिनों से चल रहा था, इनकन्वीनियंट ट्रूथ, उसका एक बहुत प्रयोगों के आधार पर कन्वीनियंट एक्शन, ये किताब मोदी जी का लिखा। मैंने देश के सभी नेताओं को जो हमें पेरिस के समय मिले उन सबको दिया और सबने बड़ी प्रशंसा की। पेरिस समझौते का एक ही वाक्य कहूंगा कि पेरिस समझौता आखिरी दिन होगा नहीं होगा ऐसा पेच आया था। तब ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति अध्यक्ष ओलांद, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और पेरिस समझौता साकार हो गया। ये भूमिका उनकी हमें लीडरशिप की रही है। उन्होंने जब उस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस निकाला और 100 मेगावाट का 175 गीगावाट का टारगेट रखा, तो लोगों को असंभव लग रहा था, क्योंकि उस समय केवल 22,000 थे और 22,000 से 1,75,000 मेगावाट कैसे होगा। लेकिन आज 1,36,000 मेगावाट यानी 136 गीगावाट नवीन ऊर्जा हो गई। ये दूसरा एक प्रसंग केवल एक वाक्य में बताऊंगा कि यूएन में जब मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ गैस पर $6 का हम कार्बन टैक्स एक तरह से लगा रहे हैं, तो लोगों को आश्चर्य हुआ। बान की मून जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने और बाकी सभी देशों ने बोले पार्लियामेंट ने एग्री कैसे किया। मैंने कहा हमारे यहाँ 36 पार्टी है, लेकिन इस पर किसी ने मतभेद नहीं किया और सबने समर्थन दिया। आज जो एक प्रधानमंत्री जी ने 2 कल्पनाएं पेरिस में रखी, उसको हमें आगे ले जाना ही हमारा मुख्य काम है, लाइफस्टाइल और क्लाइमेट जस्टिस। और ये दोनों प्रियम्बल में आए, लेकिन उसको आचरण में लाने के लिए भी हम हर बार सभी देशों के साथ सलाह मशवरा करते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा कि आज इथेनॉल का जो नया निर्णय करेंगे वो बहुत ही प्रेरणादायी होगा, ऐतिहासिक होगा, और इलेक्ट्रिकल कार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, और तो और एक बायोफ्यूल पर दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली एक कमर्शियल फ्लाइट भी ऑपरेट हुई। यही भारत की लगातार पर्यावरण के बारे में सोच और एक्शन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण अनुकूल बायोफ्यूल्स के उत्पादन एवं उपयोग बढ़ाने हेतु अनेक कार्य किए गए हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए एक लघु फिल्म तैयार की गई है। निवेदन है कि ये फिल्म चलाई जाए। पर्यावरण के साथ मानव का संबंध है अटूट। भारत जैसी सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में विकास की गति को बिना बाधित किए पर्यावरण के साथ बनाया है अभूतपूर्व संतुलन, जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल का उनका विजन और नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। बायोफ्यूल यानी फसलों से निकला ईंधन, फसल के अवशेष से निकला ईंधन, कूड़े कचरे से निकला ईंधन, ये भारत के गांव से लेकर शहर तक के जीवन को बदलने वाला है, बेहतर बनाने वाला। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी से प्रेरणा लेकर उठाए गए हैं कई कदम। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल EBP प्रोग्राम उसी का है एक महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां 10% इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। साल 2023 की शुरुआत तक ये 20% हो जाएगा। इथेनॉल के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों ने इथेनॉल की कमी वाले राज्यों में 7,500 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश के साथ 11 अनाज आधारित मेगा इथेनॉल रिफाइनरियों की बनाई है योजना, जिससे प्रतिवर्ष 150 करोड़ लीटर बढ़ जाएगी इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी। इसके साथ साथ ऑयल PSU 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से कृषि अपशिष्ट आधारित सेकंड जनरेशन 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरियां कर रही है स्थापित।
यही नहीं, इंडियन ऑयल हरियाणा के पानीपत में इथेनॉल का 3rd जनरेशन 3G रिफाइनरी कर रहा है स्थापित। इसके अलावा भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में सतत सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जैसे उठाए हैं क्रांतिकारी कदम, जिसमें मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेष, खाद्य और सब्जी अपशिष्ट, कचरे आदि का उपयोग करके होगा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे स्वच्छ और हरित ईंधन का सृजन। इस कार्यक्रम के तहत 2024 तक 5000 CBG संयंत्र स्थापित कर प्रतिवर्ष 15 MMT CBG उत्पादन का रखा गया है लक्ष्य। डीजल में बायोडीजल का मिश्रण भी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में है महत्वपूर्ण कदम। तभी तो तेल कंपनियों ने देश भर में लगभग 5500 रिटेल आउटलेट्स के माध्यम से इसकी बिक्री शुरू कर दी है। इसके साथ ही शुद्ध इथेनॉल E100 वाहनों के ईंधन के रूप में पायलट प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं से कच्चे तेल की खरीद पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की होगी बचत, रोजगार का होगा सृजन, किसानों की आय में होगी वृद्धि और पर्यावरण होगा स्वच्छ। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लोकार्पण 2020-25 के लिए भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग के रोड मैप पर एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का। साथ ही करेंगे शुभारंभ E100 पायलट परियोजनाओं का। इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई किसान भाई व बहनें भी जुड़े हुए हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधा बात करने के लिए काफी उत्सुक हैं। मावल पुणे में कंप्रेस बायोगैस तथा बायो मैन्योर प्लांट है। यहाँ उपस्थित किसान भाई श्री बालूनाथ वाघमारे जी माननीय प्रधानमंत्री जी से अब बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्ते जी। कसं काय? नमस्ते, ठीक है साहब। कसं काय? ठीक है। ठीक है एकदम। हाँ बोला। पहले तो आप ये बताइए कि आप खेती में वो कौन सी चीजें करते हैं जो कुछ नयापन है और देश के लोगों को जानना अच्छा लगेगा। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं पुणे में मावल तालुके में रहता है। मैं खेती में चावल, चना, बटर, सोयाबीन, मूंगफलियां और सब्जी में बोलो तो हर सब्जी में लेता है। भिंडी, मिर्ची, वांगी, गवार, ये सब सब्जी लेता है मैं। और इसमें है ना, मैं सबसे ज्यादा अपना जैविक खाद्य यूज करता है। नोबेल एक्सचेंज तलेगांव में प्लांट है गैस का, बायोगैस का। उधर से मेरे से सैंपल में प्रयोग करने में वो कंपनी मेरे को ये देता है। मैंने अभी बोलो तो 2-3 साल वही यूज कर रहा है। अच्छा, आपके इलाके में इथेनॉल पर भी काफी प्रयोग हुए हैं और इथेनॉल और दूसरे बायोफ्यूल का लाभ भी वहां पर किसानों को मिलने लगा है। आप उसके साथ कैसे जुड़े हैं? आपको क्या लाभ हो रहा है? उसके बारे में मेरे को तो कुछ मालूम नहीं, पर मैं खाद्य के बारे में बता सकता है। मैं कई शेतकरी है जिसके लिए मैं वही जैविक खाद्य लेके यूज करता है। पूरी तरह जैविक करते हैं? हाँ, पूरा जैविक में। कैसे खाद तैयार करते हैं या बाहर से लाते हैं? नहीं, पहला कहता था तो इतना ये नहीं मिलता था ना। अभी इधर मिल रहा है तलेगांव में, उधर से मैं लेके जाता है। अच्छा, और उसके कारण खर्च में कुछ कमी आई है क्या? खर्च में कम आई है साहब। कितना फर्क पड़ता होगा? कितना फर्क पड़ता होगा? खर्चा बोलो तो अपना ट्रैक्टर में जितना डीजल है ना, डीजल का खर्चा दे देने का मैं दोस्त मंडल की वजह से लेके जाता है। स्लरी है और जैविक खाद्य है। अच्छा, अब आप जैविक उत्पाद करते हैं तो बाजार में भी लोगों को पता है कि भाई यहाँ है जो ऑर्गेनिक फूड मिलता है, सारी चीजें ऑर्गेनिक मिलती है, तो इस तरफ लोगों का आकर्षण कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ, सब मेरा प्रोजेक्ट देख के ना सब लोग मेरे को पूछ रहा है किधर मिल रहा है, तो मैं बता के दे देता है लोगों को। क्या पहले जो लोग चीजें मांगते थे और अब जो मांग रहे हैं तो कहते हैं कि भाई जैविक है तो हम पहले लेंगे, ज्यादा पैसे देंगे, ऐसा अनुभव आ रहा है? नहीं, वो अनुभव नहीं आया ना।
नहीं आया। अच्छा, अगल बगल के किसान ये सीखने के लिए आते हैं आपके पास कि भाई ये जैविक में तुम कैसे करते हो, चलो हम भी करते हैं, हमको जरा सिखाओ, कोई देखने आते हैं आपके खेत को, ऐसा होता है क्या? ओके, होता है सब। होता है। ओ, तो आप परिवार में सब लोग मिलके खेती करते हैं? हाँ, सब मिलके खेती करते हैं। देखिए, भारत में गांव में हमारी माताएं बहनें, उनका खेती में, पशुपालन में बहुत योगदान होता है।